एपिसोड 9। दोस्तों, हमारे चैनल पर जितनी भी स्टोरी सुन रहे हैं आप सभी, वो सारे के सारे हमारे खुद के द्वारा लिखी गई है। हम उम्मीद करती है कि आप सभी को हमारी लेखनी पसंद आ रही होंगी और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करेंगे। कहानी अब आगे। एयरपोर्ट। रियांश राजवीर से ये कह फोन रख देता है कि वो अभी थोड़ा बिजी है और वो बाद में कॉल करता है। ये देख परिधि को थोड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन वो कुछ पूछती उससे पहले ही रियांश उसकी कलाई पकड़ उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलो। यू अचानक से परिधि को एयरपोर्ट पर से लेकर जाने लगा। ये बात परिधि को कुछ अजीब सा लगा और इसीलिए वो बोलने लगी, प्लीज रियांश जी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? और अब तो हमारी फ्लाइट का भी समय हो गया है, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। परिधि के सवाल करने पर रियांश उसके तरफ देख बस इतना ही बोला, क्या तुम्हें अपने दोस्त पर थोड़ा सा भरोसा है? रियांश के सवाल करने के बाद परिधि कुछ और नहीं बोल सकी और बस सर हाँ में हिला दी। रियांश जल्दी से एयरपोर्ट से निकला और सीधे एक टैक्सी को रोक परिधि को उसमें बैठने को बोल खुद भी बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर को लोकेशन सेंड करते हुए बोला, भैया इस जगह चलना है हमें। परिधि कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में हो क्या रहा है और रियांश उसे लेकर जा कहाँ रहे हैं, पर वो पूछ भी तो नहीं सकती थी क्योंकि रियांश ने उससे भरोसे वाली बात जो कर दी थी, इसी वजह से मन ही मन बहुत गुस्सा करते हुए खुद में बोले जा रही थी। ये क्या बात हुई? क्यों ऐसे बिना बताए मुझे एयरपोर्ट से उठाकर यहाँ पर ले आए, कराकर टैक्सी में बिठा दिया, ऊपर से कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। पूछने पर सिर्फ भरोसे वाली डायलॉग चिपका दिए, हम जैसे कि बड़ा आता है इन्हें दोस्ती भी निभाने। अगर ऐसा ही था तो मेरे बाबा से इस तरह खुद को बीजी बता कॉल नहीं रख देते। क्या सोच रहे होंगे बाबा? इतने दिनों के बाद उन्होंने कॉल किया था और मैं अच्छे से उनसे बात भी नहीं कर पाई। ये सब इनके चक्कर की वजह से हुआ। जी में तो आ रहा है कि अभी जी भर से डांटो इन्हें, पर वो भी नहीं कर सकती हूँ। वो भले ही मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पर मेरा दिल तो आज भी इन्हीं के लिए धड़कता है। बहुत देर से परिधि मुंह बंद की मन में कई सारे बातें किए जा रही थी और अपने निगाहों को टैक्सी के बाहर की चीजों में लगा रखी थी, पर रियांश उसके चेहरे को देख बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि कितनी ज्यादा गुस्सा है इस वक्त परिधि उससे। पर उसकी गुस्से कब देख रियांश के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी दिखाई दे रही थी और वो मन में बोल रहा था, बस कुछ ही पल का ये गुस्सा है परिधि। जब तुम अपने माँ बाबा से मिलोगी ना तो तुम्हारे चेहरे पर से ये गुस्सा गायब हो, वो खुशी छलक पड़ेगी जिसे इमेजिन कर मैं अभी से खुश हुए जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त अपने फैमिली को, स्पेशली माँ और बाबा को कितना ज्यादा मिस कर रही हो। माँ ने हमें घूमने के लिए भेजा है, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस वजह से हम दोनों हनीमून पर जाए। पर अगर जाना ही है तो क्यों ना मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलूँ जहाँ पर जाकर तुम खुद को कुछ देर के लिए खुश महसूस कर पाओ। वैसे भी मेरी वजह से तुमने ऑलरेडी तकलीफ सही है, अब अगर थोड़ी भी खुशी दे पाऊँ तो मुझे खुद में कम गिल्ट फील होगा। सिंघानिया हाउस। रात का समय। कोमल अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत मैगजीन में छपे जोड़े पर गई, जिनकी जोड़ी बेहद ही खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। सूट बूट पहने एकदम से हैंडसम हीरो की तरह लड़का लग रहा था और एक लॉन्ग फ्रॉक और सीने पर दुपट्टा लिए लड़की जो अपनी नजरें झुकाए हुई लड़के को देख रही थी। दोनों की इतनी रोमांटिक पिक्चर देख कोमल खुद में बोलने लगी, वाओ कितनी प्रेटी लग रहे हैं ये दोनों साथ में। पता नहीं ऐसी जोड़ी सिर्फ किताबों या कहानियों में ही होते हैं या फिर असली जिंदगी में भी। हाँ, रियांश भाई और भाभी की जोड़ी है तो बिल्कुल इस जोड़े की ही तरह। पर जब उन दोनों की शादी हुई थी उस वक्त तो परिधि भाभी को कितना कुछ सहना पड़ा था। क्या मुझे कभी इस तरह का हैंडसम बंदा मिलेगा? पता नहीं मेरी लाइफ में कौन है भगवान जी, पर आप तो सब जानते हो ना। प्लीज अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो मेरे सने में जैसा राजकुमार मैंने इमेजिन किया है वैसा ही भेजना। कोमल इतना बोल शर्मा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इंदौर। रात के लगभग 10 बज गए थे और दिन भर ट्रेवल के कारण परिधि काफी थकी थकी भी लग रही थी। इसी वजह से उसकी आंखें टैक्सी में ही लग गई थी। वो अपना सर सीट पर रख कर सो गई थी। उसे सोता देख रियांश ने जब देखा तो धीरे से खुद में बोला, अच्छा ही हुआ जो ये सो गई, वरना अपने शहर को देखते ही पहचान जाती। अब अगर जब ये उठेगी और खुद को अपने घर के बाहर पाएगी तो ज्यादा खुश हो जाएगी। रियांश अभी इतना बोला ही था कि अचानक से किसी गड्ढे के समाने आ जाने की वजह से टैक्सी थोड़ी उछल जाती है, जिस वजह से परिधि का सर सीट पर से हट रियांश के कंधे पर आ जाता है। जैसे ही परिधि रियांश के कंधे और सर रख बड़े आराम से सो जाती है। वो देख रियांश पहले तो अपना हाथ उसे जगाने के लिए बढ़ाता है, पर जब उसे इस तरह एकदम सुकून में सोते देखता है तो उसके हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं और वो उसकी सूरत को बस निहारने लग जाता है। परिधि के चेहरे पर उसके बाला उसकी नींद में बाधा डाल रहे थे, इसीलिए रियांश बड़े प्यार के साथ अपने हाथों से उसके होठों को बार बार छू रहे बालों को हटा कान के पीछे करता है और ये सब करते वक्त उसे बहुत खुशी मिल रही होती है।
ये सारा नजारा सामने टैक्सी चला रहे ड्राइवर अपने शीशे में देख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है भैया आप भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो आप उनका इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। ड्राइवर की बात सुन रियांश झट से अपना हाथ परिधि के गाल पर से हटा नीचे कर लेता है और बरबराते हुए बोलने लग जाता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इसके चेहरे पर बार बार बाल आ रहे थे जिस वजह से इसे सोने में दिक्कत हो रही थी तो बस इसीलिए हटा रहा था, प्यार और मैं बिल्कुल नहीं। रियांश उस ड्राइवर को ऐसे सफाई देने लगा जैसे मानो कि उसने कोई चोरी करी हो और वो पकड़ा गया इसी वजह से बचने के लिए झूठ बोल रहा है, ये बोल वो गाड़ी के बाहर देखने लग जाता है। परिधि का घर। राजवीर खाना खा चुका था और बाकी के लोग भी खाना खा लिए थे, इसीलिए अपने अपने कमरे में चले गए थे आराम करने के लिए। लेकिन अभी तक परिधि की माँ किचन में अपना काम कर रही थी, बर्तन सब समेत उसे सजा कर रख रही थी, इसीलिए राजवीर बाहर आंगन में बैठे हुए अपने दांत में फंसे खाने को एक लकड़ी से साफ किए जा रहा था और अपनी पत्नी से बातें भी कर रहा था। अजी सुनती है, आज जब हमारी बात परिधि बिटिया से हो रही थी तो उसके साथ रियांश बेटा भी वहीं पर बैठे हुए थे। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ क्योंकि अब मेरी बेटी वहां पर बहुत खुश है। राजवीर की बात सुन उसकी पत्नी झट से बोल पड़ती है, खुश क्यों नहीं होंगी, आखिर में अब जाकर मेरी बेटी को उसके पति का प्यार जो मिला है। जब एक औरत अपने मायके को छोड़ ससुराल जाती है ना तो वहां पर वो सबसे ज्यादा प्यार और अपने साथ का उम्मीद अपने पति से ही करती है, लेकिन जब वो पति ही उसे भूल जाए तो सोचिए क्या बीतता है उस लड़की और ये सारा दुख मेरी बेटी ने सहा है। अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशी के दो पल आए हैं तो क्यों ना खुश होंगी। हाँ परिधि की अम्मा, बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। अभी दोनों अपनी बेटी के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे की भेज बज जाती है और बेल की आवाज सुनते ही राजवीर झट से बोल पड़ता है, इतनी रात गए कौन दरवाजे की बेल बजा रहा है। तभी परिधि की माँ भी रसोई से बाहर आते हुए बोलती है, अजी इतनी रात को ये बेल कौन बजा रहा है, कोई आने वाला था क्या आज। पता नहीं परिधि की अम्मा, कोई आने वाला तो नहीं था, आपा एक मिनट रुकिए मैं अभी देखता हूँ कौन है। राजवीर इतना बोल कुर्सी पर से उठकर दरवाजा खोलने चला गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने खड़े इंसान को देख एकदम हैरान हो बोला, तुम मुंबई सिंघानिया हाउस। कोमल अभी खुद में बातें कर शर्मा ही रही थी कि तभी सुगंधा उसके कमरे में आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। मुस्कुराते हुए बोल सुगंधा उसके बेड के पास जा पहुंची, अपनी मां को सामने खड़े देख कोमल झट से वो मैगजीन तकिया के नीचे छिपाते हुए खुद उठकर बैठ हड़बड़ाते हुए बोली, माँ आप यहाँ पर। नहीं तो भला मैं क्यों शर्माने लगी, आपको कुछ काम था क्या। कोमल हड़बड़ा कर बोले जा रही थी, इसीलिए सुगंधा को उसके चेहरे पर की शर्म साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठते हुए बोली, कोमल बेटा तुम इतना शर्माओ मत, देखो तुम्हारे चेहरे कैसे टमाटर के तरह लाल लाल हो गए हैं। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी, हम बोलो। और मैं तो आज तुम्हारे साथ ही सोने आई थी पर लगता है मेरी बेटी यहाँ पर किसी और के ख्यालों में खोई हुई है, क्यों। ये बोल सुगंधा खुलकर हंसने लग गई और उनको हंसते देख कोमल को भी हंसी आ गई और वो भी अपने माँ की गोद में सर रख हंसने लग गई। इंदौर। राजवीर जी का घर। राजवीर जैसे ही दरवाजा खोला सामने खड़े परिधि और रियांश को देख एकदम से हैरान हो बोले, बेटा आप। परिधि की अम्मा जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है। राजवीर की आवाज सुन परिधि की अम्मा दरवाजे की तरफ आते हुए बोली, अजी इतनी रात को ऐसा कौन आ गया है जिसे देख आप इतने खुश हो रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं। जैसे ही परिधि अपनी माँ को देखती है वो झट से आगे बढ़ उन्हें गले से लगा एकदम सुकून की सांस लेती है। अपने बेटी और दामाद को दरवाजे पर खड़े दोनों थोड़ा हैरान तो जरूर हुई पर उनकी खुशी भी कम नहीं थी, जिस तरह से वो परिधि को मिस कर रहे थे। और परिधि सामने आ खड़ी हुई, अब क्या पापा सारा प्यार सिर्फ अपनी बेटी को ही दीजिएगा या फिर थोड़ा मुझे भी मिलेगा, आखिर यहाँ पर परिधि को मैं ही लेकर आया हूँ। रियांश थोड़ा मजाक भरे शब्द में बोला। उसके अब तो सुन राजवीर झट से उन्हें गले से लगा बोलते हैं, बेटा हम तो धन्य हो गए हैं आप जैसे दामाद पाकर, हम जानते थे कि हमारी बेटी के लिए आपसे अच्छा और कोई दूसरा जीवन साथी हमें मिल ही नहीं सकता था। आखिर आप बेटे किसके हैं, हमारे बचपन के दोस्त रघु के। राजवीर बस अपनी खुशी में बोले जा रहे थे पर उनकी बात सुन परिधि रियांश की तरफ देखने लगी पर कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके आंखों में सवाल कई सारे दिखाई दे रहे थे। अजी अब क्या रात भर दोनों बच्चों को दरवाजे पर ही खड़े रखने का इरादा है या फिर इन्हें अंदर भी बुलाएंगे। रियांश बेटा आप आइए ना अंदर, परिधि तू भी आ। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और राजवीर दरवाजा बंद कर देता है। वैसे बेटा अगर बुरा ना मानिए तो क्या हम एक बात पूछ सकते हैं आपसे। ये बात राजवीर थोड़ा हिचकिचाते हुए रियांश की तरफ देखते हुए बोला, हाँ पापा क्यों नहीं, क्या पूछना है आपको पूछिए।
रियांश के हामी भरने के बाद राजवीर उनसे कहते हैं, आप दोनों इतने रात गए यहाँ पर आए, क्या ये बात घर वालों को पता है? नहीं, हमें पता है कि अगर उन्हें नहीं भी पता है तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, पर बिना बताए आना इस तरह से अच्छा नहीं ना लगता है। राजवीर नहीं चाहते थे कि वो लोग बोनस घर वालों को बताए यहाँ पर आए। बस यही सोच वो ये सवाल किए, तभी झट से रियांश खड़े होते हुए बोल पड़ा, जी पापा, अगर सच बताओ तो मैंने उन्हें नहीं बताया है, पर सच्ची बोल रहा हूँ, हम लोगों का यहाँ पर आने का कोई प्लान ही नहीं था। वो तो अचानक से मेरा मन किया यहाँ पर आने का तो मैं चला आया। अब मैं यहाँ पर बिन किसी से बोले आ भी नहीं सकता हूँ क्या? हम रियांश की बात, उसका बिहेव परिधि कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। उसे तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आया था कि आखिर में रियांश उसे यहाँ अपने घर क्यों ले आया। पर वो ये बात अभी नहीं पूछ सकती थी, बस इसीलिए चुपचाप सबको बातें करते सुन रही थी। तभी परिधि की अम्मा बोली, बेटा जी आप दोनों अभी बैठो, मैं यूं कुछ बना कर लाती हूँ। वो क्या है ना कि अब इतना रात हो गया था तो हम लोग ने खाना खा लिया और आप लोग आने से पहले बताए भी नहीं, तो कुछ बनाया हुआ भी नहीं है, पर मैं अभी गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। वो जा ही रही थी कि तभी रियांश ने झट से आगे बढ़ उन्हें रोक दिया और बोला, आप नहीं जाएंगी? उसकी बात सुन उन्हें लगा कहीं उनकी कोई बात सुन उन्हें बुरा तो नहीं लग गया, इसीलिए वो झट से पूछ बैठी, क्या हुआ रियांश बेटा, आप ऐसा क्यों बोले कि हम नहीं जाएंगे? हमारी किसी बात की अगर आपको बुरा लगा हो तो हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। ये देख रियांश झट से आगे बढ़ उनके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, प्लीज माँ, आप ये क्या कर रही है? आप मेरे सामने इस तरह से माफी, ये बात मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। क्या आप परिधि से भी इसी तरह बात बात पर माफी मांगती है? नहीं ना, तो फिर मुझे भी आने बेटे जैसा क्यों नहीं समझती है? आगे से आप मुझसे कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगी, वरना मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। रियांश परिधि के माँ बाबा को इतने रिस्पेक्ट दे रहे थे, ये बात परिधि को बहुत अच्छा लगा और इसी को देख उसके सूखे चेहरे पर जरा खुशी भी आई। बेटा अगर आप दोनों कुछ खाएंगे नहीं तो क्या भूखे ही रहेंगे? राजवीर मुस्कुराते हुए ये बात बोले। उनकी बात को सुनते ही परिधि बोली, नहीं बाबा, वो दरअसल हम बाहर से खाना खाते हुए ही आए हैं, इसीलिए हम भूख नहीं है। मैं तो बस आप दोनों को देखकर ही इतना खुश हूँ कि पूछिए ही मत। पापा तो फिर आज मैं आपके साथ और परिधि माँ की सोएगी, मैं आपके साथ सोऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रियांश को ये कहते सुन राजवीर और परिधि की माँ आश्चर्य से दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर राजवीर बोले, पर रियांश बेटा आप मेरे साथ क्यों सोएंगे? परिधि बेटा का कमरा तो खाली ही पड़ा है, आप उसमें सो जाइए। फिर परिधि भी तो अपने कमरे में कितने दिनों के बाद जाकर सोएगी, उसे बहुत प्यार है अपने कमरे से, क्यों बेटा? थोड़ा आंखों से इशारे करते हुए राजवीर परिधि से बोले। परिधि समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसीलिए वो झट से रियांश को मुस्कुराते हुए रोकते हुए बोली, रियांश जी पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं कितने दिन से अपने कमरे में नहीं सोए हूँ, इसीलिए मैं तो अपने ही कमरे में सोने वाली हूँ और आप क्यों बेकार में पापा को डिस्टर्ब करेंगे, आप भी उसी कमरे में सो जाएगा। परिधि के बातों को रियांश काटने ही वाला था कि तभी परिधि ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे चुप रहने का इशारा करी, जिसके बाद रियांश कुछ भी नहीं बोला और चुप हो गया। परिधि का कमरा। परिधि अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोली, पूरा कमरा एकदम उसी तरह सजा देख चेहरे पर मुस्कान आ गए। वो आगे आगे चली जा रही थी और उसके पीछे पीछे रियांश उसके होठों पर खिल रहे मुस्कान को देख खुश होते हुए चले आ रहा था। आज भी ये कमरा माँ बाबा ने बिल्कुल उसी तरह सजा के रखा हुआ है जैसे मेरे शादी से पहले तक थी। वही चादर, वैसे ही पर्दा जैसे मैं लगाया करती थी। ये सब देख पता नहीं एक अलग सी ही खुशी हो रही है। परिधि खुद में मुस्कुराते हुए दोनों हाथ को आपस में पकड़ते हुए बोली और फिर उसे कुछ याद आ गया, जिसकी याद आते ही वो झट से पीछे मुड़ते हुए बोली, रियांश जी आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, इस बात से सच में मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ और कहीं ना कहीं शायद मैं इन्हें मिस भी कर रही थी। पर मुझे आप ये बताइए कि हम तो सिंगापुर जाने के लिए निकले थे ना, तो फिर हम वहाँ ना जाकर यहाँ पर क्यों आ गए? अगर घर में माँ को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो हम दोनों के लिए कितना प्यार से सिंगापुर जाने की तैयारी की थी, आप क्यों नहीं समझते हैं कुछ भी? परिधि को इस बात की अगर खुशी थी कि वो अपनी माँ बाबा से मिल पाई, तो इस बात का बुरा भी लग रहा था कि अपनी दूसरी माँ के बातों को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वो रियांश पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन रियांश चुपचाप उसकी बात सुने जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। रियांश को इस तरह से मुस्कुराते हुए देख परिधि बोली, क्या रियांश जी, यहाँ पर मैं गुस्सा हो रही हूँ कर आपको मेरी बात सुन हंसी आ रही है? आप किस तरह के इंसान हैं मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। परिधि की बात सब पूरी हो गई तब रियांश मुस्कुराते हुए ही उससे बोला, अब अगर तुम इस तरह से मुझ पर गुस्सा करोगी, वो भी बिना खाना दिए, तो हंसी तो आएगी ही ना।
बाहर तो तुमने माँ बाबा के सामने झट से मेरा साथ देते हुए झूठ बोल दिया कि हाँ हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, पर मुझे समझ में नहीं आया कि पूरे रास्ते तो तुम मेरे कंधे पर सर रख घोड़े बेचकर सोती हुई आए हो, तो फिर हमने खाना कहाँ खाया। जैसे ही रियांश ने खाना वाली बात बोली, परिधि को एकाएक याद आ गया कि सच में आज सुबह से उन दोनों ने खाना कहाँ खाया है, और ये बात याद आते ही वो अपने सर पर हल्के से मारते हुए बोल पड़ती है, ओह सॉरी, मैं इस बस के चक्कर में सच में ये तो भूल ही गई कि आपने कुछ खाया नहीं है। अच्छा आप एक मिनट कमरे में ही रुकिए, मैं माँ से छिप कर किचन से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, शायद कुछ रेडीमेड मिल जाए, अभी तो बनाना संभव नहीं है, इसीलिए जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। ओके, मैं खा लूंगा, पर कुछ जरूर दे दो खाने को, मेरे पेट में बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं, देखो भूख के मारे मेरा पेट गुरगुर कर रहा है। हाँ तो आप में ही ना बाहर, माँ से झूठ बोला। अब सही है, मैं आती हूँ। परिधि ये बोल अपने कमरे से बाहर निकलती है। जब वो बाहर आंगन में बेधड़क जाने लगती है तो अचानक से वो दौड़ एक पाया के पीछे छिप जाती है और खुद में धीरे से बरबराते हुए बोलती है भगवान, अभी तो बेकार में बाबा मुझे रसोई में देख लेते और फिर कितने सारे सवाल पूछने लग जाते, ये रियांश जी भी ना हर जगह मुझे ही फंसा देते हैं, अब मैं किचन कैसे जाऊँ। बाबा तो यही खटिया पर ही बैठ गए, वैसे तो ये हर रोज अपने कमरे में सोते थे, तो फिर आज ये यहाँ पर क्यों बैठ गए। प्लीज भगवान जी जल्दी से बाबा को उनके कमरे में भेज दीजिए ना, ताकि मैं रियांश जी के लिए कुछ खाने को ले जा सकूं, सच में उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। परिधि जैसे ही कमरे से किचन की तरफ रियांश के लिए खाना लेने जाने लगती है, तभी उसकी नजर आंगन में खटिया पर बैठे अपने बाबा पर पड़ जाती है। उन्हें देखते ही वो झट से एक पाया के पीछे छिपते हुए फुसफुसाते हुए खुद में कहती है, ये रियांश जी भी ना, पहले तो माँ को खाना के लिए मना कर दिए और अब भूख की वजह से उनके पेट में चूहे खुद रहे हैं। अगर मैं बाबा के रहते किचन गई तो उन्हें ये बात जानकर कहीं बुरा ना लग जाए कि उनके दामाद को बहुत तेज भूख लगी है, पर मैं फिर करूँ भी तो क्या। अभी परिधि अपने आप से ही बात की जा रही थी कि तभी अपने कमरे से निकल परिधि के पास आते हुए हंसकर ऊंचे आवाज में बोलने लगा, अरे परिधि। अभी रियांश बस इतना ही बोल पाया था कि तभी परिधि झट से उसके मुंह पर अपना साथ रख उसके मुंह को बंद करते हुए इशारे से बाहर बैठे बाबा को दिखाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, इतने जोर से अगर बोलेंगे ना तो बाबा सुन लेंगे, फिर खा लीजिएगा खाना। परिधि रियांश के मुंह पर अपना हाथ रखे बार बार पाया के पीछे से झांक झांक अपने बाबा को देखे जा रही थी कि कब वो कमरे में जाएंगे, लेकिन इन सब में रियांश के दिल में कुछ और ही छप रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो छुपा है, बस उसकी नजर परिधि के चेहरे पर टिकी हुई थी और ना जाने वो उसे इतने गौर से क्यों देखे जा रहा था। शायद ये बात अभी उसे भी मालूम नहीं थी कि उसके दिल ने परिधि से प्यार करने की गलती कर बैठी है। परिधि के होठों पर बार बार बाल की लटे आ उसे परेशान कर रहे थे। तभी रियांश ने अचानक से परिधि के होठों पर से वो लटे हटा कान के पीछे करने लगा। रियांश के छूते ही परिधि एकदम से उसकी तरफ देखने लग गई, और बस फिर क्या था, एक बार दोनों की नजर फिर से आपस में मिल गई और वो दोनों उसी तरह खड़ा बस एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और उनके इस माहौल को देख एक रोमांटिक सॉन्ग बजने लग जाता है। अभी कुछ देर वो दोनों इस तरह एक दूसरे को देखे ही थे कि तभी वापस से इतनी रात में दरवाजा का बेल बज जाता है। बेल की आवाज सुनते ही परिधि और रियांश झट से अपने आप को एकदम से थोड़ा दूर कर खड़े हो जाते हैं। रियांश अचानक से बोल पड़ा, इतनी रात को हम लोगों के अलावा और कोई आने वाला था क्या? बाबा ने बताया नहीं हमें। आप भी ना रियांश जी, हर वक्त बस मजाक ही चलता रहता है। बाबा को भी नहीं पता है कि कौन आया है इस वक्त, उनके चेहरे को देखिए जरा। चलिए चलकर देखते हैं कौन आया है। चलो। रियांश और परिधि भी उस पाया के पीछे से निकल बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए, और परिधि बाबा से पूछी, बाबा इस वक्त कौन आया है? आपने किसी को बुलाया था क्या? नहीं तो बेटा, मैं इस वक्त किसे बुलाऊंगा? मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इतनी रात को कौन आया है। मैं देख कर आता हूँ। शायद हमारे गांव के किसी आदमी को कोई जरूरी काम होगा, इसी वजह से इतनी रात में आया होगा। हाँ बाबा, हो सकता है। राजवीर जब तक दरवाजा खोलने गया, इधर परिधि की माँ भी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई, कौन आया है इस वक्त? उनके इस तरह पूछने पर परिधि उनसे कहती है, पता नहीं माँ कौन आया है, पर बाबा देखने गए हैं, हो सकता है किसी को कोई जरूरी काम होगा। अभी ये लोग आपसे में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा खोलते ही सामने विक्की एकदम देसी अंदाज में खड़ा था, आंखों और चश्मा हीरो वाली पर्सनालिटी, थ्री पीस सूट पहने, गोरे रंग, सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही परिधि दौड़ते हुए दरवाजे पर जा खड़ी हुई और बड़ी हैरानियत के साथ बोली, विक्की तुम, हे भगवान तुम कितने बदल गए, देखकर तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो कि तुम वही विक्की हो जिसे मैं पहचानती थी। क्यों बाबा, कितना हैंडसम लग रहा है।
हाँ बेटा, तुम तब सच में पूरा ही बदल गए। वैसे तुम अचानक से इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ पर रहते भी नहीं थे, और कब आए तुम गांव, हमें तो पता भी नहीं चला। राजवीर और परिधि दरवाजे पर खड़े ही विक्की से बात करने में एकदम लग गए। परिधि को विक्की के साथ इतने खुश देख रियांश को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही नम बोले जा रहा था, हम इसे ये हैंडसम लग रहा है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक ठाक है, पर ये तो उसे एकदम से चने के झाड़ पर ही चढ़ा रही है। मुझे तो कभी भी इस तरह से नहीं बोली। पता नहीं ऐसा कौन आ गया जिसके आरे ही बस उसी में सब बिजी हो गए हैं। मैं यहाँ पर बेवकूफों की तरह खड़ा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने कमरे में ही चला जाता हूँ। रियांश विक्की को परिधि से इतने अटेंशन पाते देख बहुत जल रहा था, पर उसके इस जलन की वजह क्या थी ये बात उसे खुद को पता नहीं थी। पर उसे ये जब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसीलिए वो कमरे में चला गया। परिधि वही खड़े खड़े विक्की से एक साथ ढेरों क्वेश्चन पूछने लग गई। तभी विक्की अपने आंखों पर से चश्मे को हटाते हुए एक जबरदस्त मुस्कुराहट के साथ बोला, बस बस मैं अभी अभी ही आया हूँ और तुम मेरा दरवाजे पर खड़ी ही एग्जाम लेने लग गई। अरे यार, पहले जरा मुझे अंदर तो आने दो, फिर सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। विक्की के ऐसा कहने पर वहां लहरे सभी लोग हंसने लगे। तभी परिधि हंसते हुए बोली, वो तुम्हें इतने दिनों बाद देखा ना, तो बस इसीलिए खुशी में ये सब तो भूल ही गई। आओ माँ, अंदर आ जाओ। अच्छा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम अचानक से यहाँ पर कैसे, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ? परिधि के सवाल करने पर राजवीर ने भी ये जानने की इच्छा जाहिर करी। तब विक्की कहता है, वो दरअसल आज मैं वापस गांव आ ही रहा था, और जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने वहां पर तुम्हें देखा। मैं तो तुमसे मिलने वहां पर ही आ रहा था, पर जब तक मैं आता तुम दोनों वहां से निकल चुके थे। फिर मैंने सोचा कि तुमसे तुम्हारे ससुराल जाकर ही मिल लूंगा और सरप्राइज भी दे दूंगा, पर देखो तुम मुझे यहीं पर मिल गई। वो मेरी पोस्टिंग अब मुंबई में ही हो गई है, तो अब से मैं मुंबई में ही रहने वाला हूँ, तो तुमसे मुलाकात होती ही रहेगी। क्यों? विक्की की बात सुनकर परिधि बहुत खुश थी और वो खुश होते हुए बोली, चलो ये एकदम मस्त काम किए तुम, अब मैं जब चाहूँ अपने दोस्त से मिल सकती हूँ। अच्छा, तुमने कुछ खाया है या भूखी हो? एक काम करती हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए वही इलायची डली स्पेशल वाली चाय बनाकर लाती हूँ। ऑफ कोर्स परिधि, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हारे हाथों बनी उस चाय को कितना मिस किया है। सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत मन करता है तुम्हारे हाथों वाकी स्पेशल चाय पीने की, पर कहीं पर भी वो स्वाद ही नहीं मिलता था मुझे। कोई बात नहीं, आज मैं बना कर पिलाती हूँ तुम्हें। तुम यही बैठ बाबा और माँ से बात करो तब तक, फिर मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाऊंगी। परिधि इतना बोल जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में चलो, अब जल्दी से पहले रियांश जी के लिए कुछ टेस्टी और हल्का बना देती हूँ। उन्हें बहुत भूख लगी थी, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आकर उन्हें भूखा ही रहना पड़ गया। फिर विक्की के लिए चाय भी बना दूंगी। इतना बोल परिधि जल्दी जल्दी अपना काम करने लग गई। कुछ ही देर में वो रियांश की फेवरेट टोस्ट और चाय बना ली और बाहर चाय सर्व कर रियांश के लिए एक ट्रे में दोनों चीजें ले कमरे की तरफ जाने लगी। वो जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, विक्की उसे रोकते हुए बोला, अरे परिधि यार, मैं अभी अभी आया हूँ और तुम अपने कमरे में जल्दी कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाओ। ऐसी कोई भी बात नहीं है विक्की, वो मैं रियांश जी को चाय देने ही जा रही थी और उन्हें बुला भी लाती हूँ। तब तक तुम चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। पर जरा जल्दी आना, पति के साथ तो हर रोज ही रहना है, कुछ टाइम अपने दोस्त को भी दे दो। विक्की की सारी बात रियांश सुने जा रहा था और उसकी एक एक बात उसे बहुत ज्यादा चुभ रही थी, पर वो अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल किए सोने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में परिधि आते हुए कहती है, लीजिए रियांश जी, आपके लिए आपकी फेवरेट टोस्ट और ये चाय। आपको बहुत भूख लगी थी ना, और तो इस वक्त कुछ नहीं बना पाए, पर ये खा लीजिए, कम से कम आराम से नींद तो हो जाएगी आपको। परिधि की बात सुन रियांश बिना उसकी तरफ पलटे आंखें बंद किए ही बस सोने का नाटक करता रहा और मन ही मन जलन की वजह से बोला, हाँ हाँ, अब तुम्हें मेरी फिक्र करने का टाइम कहाँ है? तुम्हारा हैंडसम दोस्त जो आया हुआ, जाओ ना उसी के पास जाकर बैठो। वैसे भी वो तुमसे बहुत बात करना चाहता है, मेरा क्या है? मेरे साथ तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ खराब ही हो रही है। जब परिधि ने रियांश को कोई जवाब देते हुए नहीं देखा तो वो खुद में बोली, बड़ी अजीब बात है, अभी तो इन्हें इतना भूख लगी थी कि ये कुछ भी खाने को तैयार थे और इतने जल्दी इन्हें नींद भी आ गई, वो भी भूखे पेट ही। अब क्या करूं, इन्हें जगाऊं या रहने दूं? वैसे भी ये एक बार सोने के बाद जगने से रहे, एक काम करती हूँ, इन्हें सोने ही देती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।